एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। पाकिस्तान में इन दिनों धुरंधर नाम का गजबे खौफ चल रहा है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट, एक्शन सब कुछ वहां के लोगों की जुबान पर है, लेकिन अब मैं आपको कहानी एक स्टेप आगे की बताने जा रहा हूं। धुरंधर पार्ट 2 करीब 4 महीने बाद मार्च में रिलीज हुई, लेकिन पाकिस्तान में अभी से उसकी चर्चा होने लगी है। मुनीर, हाफिज मसूद, हर किसी को उस फिल्म के कैरेक्टर से जोड़ा जा रहा है, अभी से जोड़कर देखा जा रहा है। धुरंधर पार्ट 2 की कहानी क्या होगी, कुछ चीजें देखिए, को रिलेट कीजिए, बाकी तो मूवी आएगी तो पता चल ही जाए। धुरंधर का ऐसा डर, पाकिस्तान अब कांपे थर-थर। धुरंधर ने सच्चाई दिखाई, पाकिस्तान की जग हंसाई। धुरंधर तो झांकी है, पाकिस्तान में 19 मार्च का खौफ बाकी है। पड़ोस के आतंकी मुल्क में इसी तरह का मातम है। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जिन्ना के मुल्क की धुरंधर वाली बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और ना ही ये खत्म होने वाली है, क्योंकि धुरंधर का दूसरा पार्ट अभी बाकी है। सवाल ये है कि धुरंधर पार्ट 2 को लेकर पाकिस्तान में खौफ क्यों है? धुरंधर 2 में हमजा से छिन जाएगी लियारी की सत्ता। धुरंधर 2 में पाकिस्तान फिर कैसे बेनकाब होगा? धुरंधर 2 की रिलीज से पहले हाफिज और मसूद क्यों बिलों में दुबक गए? आखिर धुरंधर पार्ट 2 में ऐसा क्या होने वाला है जिससे पड़ोस का आतंकी मुल्क अभी से डरा हुआ है? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि फिल्म को लेकर पाकिस्तानी कैसे बिलबिलाए हुए हैं और कैसी कैसी दलीलें दे रहे हैं। सुनेंगे तो पाकिस्तानियों की बुद्धि पर तरस खाए बिना आप रह नहीं पाएंगे। लाहौर के चौराहों से लेकर मुल्तान के मोहल्लों तक पड़ोस के मुल्क में इन दिनों इसी तरह की बहस का दौर चल रहा है, लगातार चल रहा है। पाकिस्तानी सीधे सीधे फिल्म से कनेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि फिल्म में 16 आने सच दिखाया गया है, लेकिन इसे लेकर जितनी तारीफ हो रही है उतनी ही बेचैनी भी है। मुनीर शहबाज के इशारे पर पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा धड़ा कैसे फिल्म को काल्पनिक और बकवास बताने में जुटा है, जरा ये सुनिए। ये हाल तब है जब पाकिस्तान में फिल्म ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हुई, लेकिन पायरेटेड वर्जन के जरिए प्राइवेट पार्टीज में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ये देखी जा रही है। सवाल यह है कि पड़ोस के आतंकी मुल्क ने इस फिल्म को बैन क्यों किया? जवाब ऐसे समझिए। असल में धुरंधर के जरिए पाकिस्तान की पोल पट्टी दुनिया के सामने खुल गई। पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान के गैंग्स और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, या यूं कहिए कि पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी ISI और आतंकवाद के कनेक्शन को इस फिल्म में साफ तौर पर दिखाया गया है। फिल्म ने ISI के पूरे टेरर सिस्टम के खेल को बेनकाब कर दिया, जिसके निशाने पर हमेशा हिंदुस्तान रहा है। इसीलिए बॉर्डर पार फिल्म को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी फिल्म देख रहे हैं और अपने आतंकी मुल्क की दास्तान दुनिया को बता रहे हैं। धुरंधर को लेकर पाकिस्तानी कैसे बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की जरूरत है ही नहीं। पाकिस्तान तो आतंकी और कट्टरपंथी मुल्क के रूप में दुनिया भर में पहले से ही बदनाम है। रही बात रहमान डकैत की, तो यह भी जान लीजिए। रहमान डकैत पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके का कुख्यात गैंग लीडर था, जो राजनीतिक रूप से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से जुड़ा था। वो ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और टर्फ वॉर का किंगपिन था। अपराध का बड़ा नेटवर्क चलाने वाला रहमान डकैत 2009 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। रहमान का इस्तेमाल पाकिस्तान की तब की सरकारें भारत में ड्रग्स सप्लाई के लिए किया करती थीं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसकी आड़ में भारत के लिए टेरर फंडिंग जुटाती थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शह पर वो लियारी में कैसे अपनी सल्तनत चलाता था, कैसे खुलेआम हत्याएं, गैंग वॉर को अंजाम देता था, इसे पाकिस्तान के लोग आज भी नहीं भूले हैं। धुरंधर ने उनकी यादों को ताजा कर दिया है। सच्चाई यही है कि धुरंधर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंक को दुनिया के सामने खुलकर रख दिया। पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के कट्टरपंथी दहशतगर्दों को पालते पोसते हैं। यही सच है
और यही वजह है कि पाकिस्तान का एक तबका धुरंधर की बजाय अपने हुक्मरानों को मुंह धोकर आईना देखने की नसीहत दे रहा है। माना जा रहा है कि फिल्म में पाकिस्तान में उन अज्ञात लोगों की कहानी हो सकती है जिन्होंने पाकिस्तान के कई आतंकियों का खात्मा किया। पाकिस्तान में बीते 2 साल में 16 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। सभी आतंकियों की हत्या के बाद यही बात सामने आई कि अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। इसी साल मई में लश्कर तैयबा का कुख्यात आतंकवादी रजा उल्लाह निजामानी उर्फ सैफुल्लाह को ढेर कर दिया गया, जो भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। इससे पहले नदीम उर्फ अबू कताल को ढेर किया गया। अबू कताल मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है और लश्कर तैयबा का आतंकी था। फरवरी में मौलाना काशिफ अली को मारा गया। मौलाना काशिफ अली लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। 2 साल के दौरान सभी आतंकियों को एक ही तरह से मार गिराया गया। इन सभी हत्याकांड में हमलावर अज्ञात थे। सभी को गोलियों से भून दिया गया। खास बात यह कि इन अज्ञात हमलावरों के बारे में पाकिस्तान के पास आज तक कोई सुराग नहीं है। पाकिस्तान को अब तक नहीं पता कि उसके पाले पोसे सपोले आखिर कैसे मर रहे हैं और कौन उन्हें मौत की नींद सुलाता जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को लानत मलानत भेज रहे हैं। पड़ोस के आतंकी मुल्क की सच्चाई यही है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान को 2 साल से ये तक पता नहीं चल पाया कि आसिम मुनीर के पाले पोसे दहशतगर्दों को बारी बारी से कब्रिस्तान कौन पहुंचा रहा है। इसीलिए आतंकी अजगर मसूद अजहर और हाफिज सईद को अपने सिर पर बारूद बरसता नजर आने लगा है। मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान के बहावलपुर में है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का मरकज तबाह होने के बाद से ही आसिम मुनीर ने अपने प्यादों को मसूद की पहरेदारी में तैनात किया हुआ है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि हाफिज सईद को लाहौर के कैंटोनमेंट एरिया में मियां मीर कॉलोनी के एक सेफ हाउस में रखा गया है। ये लाहौर का वो इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी के 4 कोर का कमांडर रहता है। बावजूद इसके दोनों दहशतगर्दों को अपनी मौत नजर आ रही है। इसीलिए धुरंधर के सदमे से ज्यादा पाकिस्तान को धुरंधर 2 का खौफ सता रहा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक ले, सच्चाई यही है कि पाकिस्तान एक डरपोक मुल्क है। जो मुल्क एक फिल्म से खौफ में है, उस पाकिस्तान की हैसियत कितनी है इससे जमाना वाकिफ हो चुका है। यकीन मानिए, पड़ोस के आतंकी मुल्क का ये खौफ अभी कई महीने और रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद लौटे। उनकी इस यात्रा के दौरान एक ऐसे हिंदू शेख की कहानी भी चर्चा में आ गई जिनसे अरब के शेख भी उधार लेते रहे। आप सोच रहे होंगे कि ये पक्का अडानी अंबानी की बात कर रहे होंगे भाई। जवाब है नहीं। फिर वो हिंदू शेख कौन हुआ भाई? हिंदू भी और शेख भी, ये कैसा भाई मामला है? पाठशाला की एक्स्ट्रा वीकेंड क्लास में आगे उस हिंदू शेख की पूरी स्टोरी बताऊंगा जो 1-2 अरब में नहीं बल्कि अरबों डॉलर में खेल रहा है। भारत और ओमान सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं बल्कि जनरेशन से जुड़े हुए हैं। हमारे बिजनेस जगत में पीढ़ियों का भरोसा है। हम एक दूसरे के मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ओमान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह ओमान के ऐतिहासिक और कारोबारी रिश्ते का जिक्र किया, उसके पीछे हैं हिंदुस्तान के वो दिग्गज कारोबारी जिन्होंने ओमान में इतनी प्रतिष्ठा कमाई है। वो कारोबारी थे खिलजी रामदास ग्रुप के मुखिया कनकसी खिलजी, जिन्हें दुनिया के एकमात्र हिंदू शेख की उपाधि मिली थी और ये खास उपाधि दी थी ओमान के सुल्तान ने। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड का या इकलौता हिंदू शेख ओमान के सुल्तान को पैसे उधार भी देते थे। रेगिस्तान की तपती रेत, अरब देश ओमान की सल्तनत
और उसी सल्तनत के दिल में एक नाम जो ना अरब था ना मुसलमान, फिर भी कहलाया शेख। ये कहानी है हिंदुस्तान के उस कारोबारी कनकसी खिमजी की, जिन्हें दुनिया में एकमात्र हिंदू शेख के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ ओमान के सुल्तान को पैसे उधार देने वाले शख्स के रूप में भी याद किया जाता है। इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो जब किसी विदेशी व्यापारी ने किसी अरब सल्तनत के सुल्तान को कर्ज दिया हो, लेकिन ओमान में ऐसा हुआ। आखिर वो मौका कब आया जब सुल्तान के ओमान को इस हिंदू शेख से कर्ज लेने की जरूरत पड़ी, और कैसे गुजरात के एक छोटे से शहर मांडवी से ओमान की राजधानी मस्कट तक इस हिंदू शेख के परिवार ने अपना कारोबारी साम्राज्य फैलाया। ये सब कुछ आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान और ओमान के इसी सदियों पुराने रिश्ते का जिक्र किया। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के दो किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। पीएम मोदी ने गुजरात के मांडवी और ओमान के मस्कट के जिस रिश्ते की बात की वो 12वीं सदी से चलता आ रहा है। 12वीं सदी से गुजरात के मांडवी से व्यापारी लोग छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर व्यापार के लिए ओमान से मस्कट जाते थे। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। हमारे पूर्वज लोथल, मांडवी और ताम्रालिप्ति जैसे पोर्ट से लकड़ी की नाव लेकर मस्कट, सूर और सलाला तक आते थे। ऐसी ही किसी कश्ती में 1870 में मस्कट पहुंचा खिमजी परिवार न सिर्फ ओमान में सेटल हो गया, बल्कि वहां कई पीढ़ियों से ये परिवार ओमान के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के तौर पर भी उभरा। इस बिजनेस एम्पायर की नींव रखी थी कनकसी खिमजी के पिता गोकुलदास और दादा खिमजी रामदास ने, जिन्होंने खिमजी रामदास ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की और आज कई सेक्टर में 600 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। और फिर खिमजी रामदास ग्रुप ओमान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। ग्रुप का सालाना टर्नओवर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। आज भी खिमजी रामदास ग्रुप ओमान की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि एक वक्त ऐसा आया जब ओमान का शाही खजाना चुनौतियों से जूझ रहा था। उस कठिन दौर में कनकसी खिमजी ने अपनी निष्ठा का परिचय दिया और सुल्तान सईद को आर्थिक मदद दी ताकि ओमान का विकास कार्य न रुके। ये वो दौर था जब मध्य पूर्व में तेल का खजाना नहीं था, लेकिन ओमान के सुल्तान को आर्थिक मदद कर्ज नहीं था। ये विश्वास की मुहर थी और इसी असाधारण योगदान के लिए ओमान के सुल्तान ने कनकसी खिमजी को शेख की उपाधि दी। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये एक हिंदुस्तानी की प्रतिष्ठा का ताज था। ओमान के डेवलपमेंट में कनकसी खिमजी के योगदान से प्रभावित होकर उस समय के सुल्तान कबूस बिन सईद ने 1970 के दशक में उन्हें शेख की उपाधि दी। इसके साथ ही वो शेख कनकसी खिमजी के नाम से मशहूर हो गए। कनकसी खिमजी को दुनिया का अकेला हिंदू माना जाता है जिन्हें शेख का टाइटल मिला। ये सम्मान पारंपरिक रूप से अरब राजघरानों, कबीलाई नेताओं या सम्मानित मुस्लिम हस्तियों को ही मिलता था। ओमान में एक हिंदू शेख का स्वीकार किया जाना अरब दुनिया की उदार सोच का प्रतीक बना। तो वहीं कनकसी खिमजी ने भी साबित किया
कि व्यापार की भाषा धर्म नहीं पूछती, ईमानदारी और निष्ठा देखती है। ओमान के आधुनिक निर्माता सुल्तान काबूस और कनकसी खिमजी की दोस्ती बेमिसाल। सुल्तान कनकसी खिमजी को अपना करीबी सलाहकार मानते थे। सुल्तान ने ओमान के टूरिस्ट बिजनेस को विकसित करने के लिए अपनी एलो याट कनक भाई को भेंट के रूप में दी। साल 1960 में कनक भाई की शादी के समय तत्कालीन सुल्तान ने उन्हें चांदी का जग भेंट में दिया था। पीढ़ियां बदली, समय बदला, लेकिन सम्मान वही रहा। और अब जब पीएम मोदी ओमान दौरे पर गए तो उन्हें ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। ओमान में हिंदुओं के प्रति जो बड़ा सम्मान है वो काफी हद तक खिमजी परिवार की वजह से है। ये एक शक्तिशाली व्यापारिक परिवार है जिसका ओमान के अलग अलग मंत्रालयों में काफी प्रभाव है। आज इस परिवार के 3 लोग ओमान में मंत्री हैं। भारत में G20 में पंकज भाई खिमजी भाई रामदास ने ओमान का नेतृत्व किया था, जो इसी परिवार के सदस्य हैं। वो ओमान के शेरपा थे। ओमान के संसद के अध्यक्ष भी इसी परिवार के हैं और आज भी यह परिवार अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। गुजरात के अपने मूल शहर यानी मांडवी को काफी शानदार बनाया है। हिंदुस्तान टू ओमान हिंदू शेख की ये कहानी न केवल व्यापारिक सफलता की है बल्कि 2 संस्कृतियों के बीच अटूट विश्वास और मित्रता की भी है। साल 2021 में कनकसी खिमजी तो इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जहां व्यापार का मतलब केवल मुनाफा नहीं बल्कि मानवता और वफादारी है। और ओमान की रेत आज भी उस हिंदू शेख की गवाही देती है जिसने समंदर पार कर एक नया इतिहास लिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।